हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी ऑनलाइन क्लासेस। एबीसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सोमा मैम फिर से आज आपके सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन सी तैयारियाँ होती है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस। वी ऑलरेडी नो दैट pre-fertilization phase consists of two sub-phases, that is the gamete formation and the gamete transfer. We have already learned that there are two types of gametic meiosis, that is there are two types of cell division which takes place in the gamete formation. We have already learned about the gametic meiosis and the sporic meiosis, and we have already learned in the previous topic that what are the events in gametic transfer in animal as well as in plants. Okay, so today we will discuss about the fertilization events. ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में। तो आज हम लोग डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले की सारी तैयारियों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शुरुआत से अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। सिन मीन्स फ्यूजन, गैमी मीन्स गैमेट्स। तो गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। बट सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, इनको हम लोग सिनोनिम्स के तरह यूज तो जरूर करते हैं, बट देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन, बिकॉज सिनगैमी इज ओनली द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, बट fertilization is the sequential processes of all the methods in which a zygote is formed. Okay, तो इन दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज तो जरूर करते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में हम दोनों वर्ड को यूज तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत व्यापक फर्क होता है, क्योंकि जाइगोट का जो बनना होता है, तो सिनगैमी में बस हम लोग ये जानते हैं कि दो गैमेट मेल और फीमेल जो है वो आपस में फ्यूज किए। लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो वाइटल होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस से ये जो है ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो फ्यूजन और सिनगैमी दोनों के बारे में आप लोग समझ गए। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सिनगैमी। तो द रिजल्टेंट ऑफ सिनगैमी इज जाइगोट। व्हेन द टू गैमेट्स फ्यूज टुगेदर देन इट फॉर्म्ड ए वन सेल्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जाइगोट। तो क्या प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो दो गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं और पढ़ते आए हैं पिछले लेक्चर से अभी तक कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, बिकॉज इन द गैमेट फॉर्मेशन meiosis cell division takes place, but the zygote is always diploid in nature, because when the two haploid zygote come together and fuse together then they form the diploid zygote. Okay, तो इस डबल नंबर को, डिप्लॉइडी को हमें जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास करवाना है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नीडेड, इसीलिए मियोसिस सेल डिवीजन इज नीडेड। अगर मियोसिस सेल डिवीजन ना होता तो गैमेट भी जो है वो डिप्लॉइड बनते, और दो डिप्लॉइड गैमेट जो है फॉर्म करके क्या होगा, टेट्राप्लॉइड बना देते। तो ये क्या होता, एक बहुत बड़ा जो है जेनेटिक डिफरेंस आ जाता और एक अलग जीव का निर्माण हो जाता। तो हम लोगों को पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर के एग्जैक्ट कॉपी का हम लोगों को ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इज मियोसिस। ओके, तो मियोसिस के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होता है
और यही दो गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड देयर आर फर्दर मेनी mitotic cell division takes place in the zygote, which is known as cleavage, and the embryo is formed, and after organogenesis the new organism is formed। तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि there are vast differences in all organism in our biodiversity, ठीक है। So there are many differences are seen in our biodiversity। बहुत सारे differences हैं, कोई aquatic animal है, कोई aerial animal है, कोई terrestrial animal है, और सभी के बनावट में भी बहुत सारे differences हैं। So the fertilization events will also be different। इसीलिए क्या होगा, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी वो भी डिफर करेगा। So there are two types of fertilization, ठीक है। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे? तो जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, दैट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी में ना होकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द इंटरनल बॉडी होगा, यानी एक्सटर्नल मीडियम में होंगे, जब दोनों गैमेट जो है वो एक्सटर्नली फ्यूज करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर रोकेंगे और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका गीता है, कुरान शरीफ है, और जो भी बाइबल है, जो भी जिस ग्रंथ को मानते हैं वो है। तो एनसीईआरटी जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि एम्स में और नीट में, जिपमर में कभी कभी होता क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन ही उठाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो एनसीईआरटी में आपका है क्वेश्चन कि व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, ठीक है। अगर सिनगैमी ना हो, किसी कारण से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज न कर पाए, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, ये आपको एनसीईआरटी ने इमेजिन करने को कहा है। कि मान लीजिए कि किसी कारण से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज न कर सके तो उनका फेट क्या होगा, क्या होगा उनके साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग जान लीजिए कि जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। हम लोग ये सारे कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और इसी कारण से इसके पास साइटोप्लाज्म की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो मिनिमम, whereas the female gamete is larger in size and the amount of cytoplasm is large in that condition, ठीक है। तो फीमेल गैमेट के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, मेल गैमेट के पास साइटोप्लाज्म कम होता है। इससे क्या डिफरेंस, इससे ये डिफरेंस कि साइटोप्लाज्म कम और ज्यादा होने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम और ज्यादा होना। तो अगर आपके पास न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होगी तो फिर आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही कारण है कि जो मेल गैमेट होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू द लैक ऑफ more cytoplasm, they cannot survive and they cannot germinate into the new organism, whereas the female gamete is always larger in size, they have appropriate adequate amount of nutrients, they have large amount of cytoplasm, so they can able to germinate or they can able to give birth to the new organism. This is very important and vital point of the sexual reproduction which you have to read, okay। तो अगर
कोई कारण से नहीं हो पाया सिनगैमी, तो फीमेल गैमेट में ये एबिलिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते। कहाँ और कैसे, आप कहोगे कैसे और कहाँ, जब तक साइंस में एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक तो आप विश्वास नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सब इसको डबल टिक मारकर इस पॉइंट को लिखोगे फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो कितने इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स में कौन, टर्की, TURKEY, टर्की नाम मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। फिर से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके फीमेल गैमेट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं सिनगैमी के एब्सेंस में भी, तो नाम है रोटीफर्स, सम रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स में कौन, तुर्की, एंड द फीमेल इन विच द फीमेल गैमेट undergoes development to form new organism without fertilization। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म give birth to the new organism without fertilization, then that phenomenon, then that condition is known as parthenogenesis। very important, यहाँ पर आप लोग very important लगाकर लिख लीजिए, very important। ओके, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, when an organism can develop into new organism without fertilization, then the condition is known as पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया से कोई भी फीमेल गैमेट एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकती है। ये कौन कौन से एग्जाम्पल है, इनमें से आपके एग्जाम में जो एग्जाम्पल पूछता है वो है हनी बी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हनी बी के एग्जाम्पल को मैं बहुत डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी चूंकि इसका जिक्र आया है तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं। तो हनी बी जो होते हैं वो कॉलोनियल इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। हनी बीज के कॉलोनी में 3 तरीके के मेंबर होते हैं। कौन कौन, सबसे पहले तो होती है क्वीन हनी बी, फिर होती है वर्कर हनी बी, और मेल होते हैं ड्रोन्स। ओके, तो वर्कर हनी बी और क्वीन हनी बी बोथ आर फीमेल्स, whereas the drones are always male। ओके, तो अब जो क्वींस होते हैं या जो आपके जो फीमेल हनी बी होते हैं, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, whereas the drones are always haploid in nature। ओके, तो होता क्या है, इनमें जब मेटिंग का वक्त आता है तो एक फ्लाइट होता है, सारे के सारे हनी बीज जो है वो उड़ते हैं। ठीक है, बी डांसेस होते हैं और बी डांस करके वो जो है मेल को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो जब बहुत सारे, कभी कभी आप अपने मोहल्ले में भी देखोगे कि बहुत सारी हनी बीज एक साथ भन भन करके उड़ के जा रही है, तो दैट इज देयर मेटिंग पर्पस। ओके, तो जब ये लोग मेटिंग पर्पस के लिए फ्लाई करते हैं तो उसमें होड़ लगी होती है ड्रोन्स में कि कौन सा ड्रोन जो है किस फीमेल को मेट करेगा। तो जो ड्रोन जिस फीमेल को मेट करता है, तो मेटिंग जब होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेटिंग में क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट, मेल का और फीमेल का दोनों जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड बनेगा कि नहीं, तो डिप्लॉइड बनेगा। तो जो क्वीन आफ्टर मेटिंग, वो जो फीमेल हनी बी है उसको क्वीन के तरह ट्रीट किया जाता है, उसको हाइव में लाया जाता है और रॉयल जेली से फीड कराया जाता है। ओके, तो रॉयल जेली से जिस फीमेल हनी बी को फीड कराया जाता है, दैट हनी बी इज रिगार्डेड एज क्वीन, उसको रानी मधुमक्खी के तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो मेटिंग के बाद वो जो है फर्टिलाइज्ड हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो जो रानी मधुमक्खी है, दैट फीमेल हनी बी ले 2 टाइप्स ऑफ एग्स, वो 2 तरीके का एग ले करेगी। एक वो एग जो कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर एंड ऑल दैट डिप्लॉयड एग इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल हनी बी, whereas the egg which is haploid in nature and cannot undergo sexual reproduction, that type of egg by the process of parthenogenesis converted into male honeybee, and that male honeybee is known as drone। okay,
तो इस तरीके से जो है हनी बी दो तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। एक जो है फर्टिलाइज्ड एग से जो होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है जो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो होगा दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं इसको आपको फ्लो चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से बताऊंगी, आगे इसकी डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन चूंकि यहाँ बात आई तो मैंने आपको बता दिया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लियर हो गया। What would happen if syngamy does not occur? Then when the syngamy does not occur, then the female gamete can be undergo parthenogenesis to form the diploid या to haploid organism. Okay? तो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता चुकी। अब बात आती है 1 नंबर नीट में जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है कि हनी बी कौन सा किस तरीके का पॉलीप्लॉइडी शो करती है। तो हनी बी ऑलवेज शो हैप्लोडिप्लॉइडी। व्हाई हैप्लोडिप्लॉइडी? व्हेन honey bee undergo parthenogenesis, then it regarded as haploidy. When honey bee undergo sexual reproduction, then it is known as it is regarded as diploidy. So honey bee show haplodiploidy. Very important question for NEET. Okay? तो अब हो गया कि अगर नहीं हो पाया किसी कारण से, अगर सिंगैमी नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से लौटते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के पास कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा क्यों, तो उस कंडीशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy always occurs in external medium. The example is most important, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होगा? खासकर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे एल्गी, जैसे फिशेस, जैसे एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। ओके, अब इसमें होगा क्या? दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्लियर? अब होता क्या है, जब पानी में एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं तो आउटसाइड द बॉडी होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ गैमेट को जो है वो रिलीज किया जाता है पानी में। बहुत सारे गैमेट, फीमेल भी गैमेट रिलीज करती है और मेल भी गैमेट रिलीज करता है। ठीक है, और दोनों का ही तैरते हुए जो है वो सिंगैमी होता है या फ्यूजन होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का पॉइंट बाय जो पॉइंट एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है मैं खुद वो आपको क्लियर करके चली जाऊंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का कि ऑर्गेनिज्म exhibiting external fertilization shows great synchrony between the sexes and release large number of gametes into medium that is water which enhance the chances of syngamy। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? क्या मतलब हुआ synchrony between the sexes and release large number of? synchrony between the sexes का क्या मतलब हुआ? अब होता क्या है कि जब रेनी सीजन आता है दैट इज द फेवरेबल सीजन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एम्फीबियंस और फ्रॉग। ठीक है, यही कारण है कि आपको रेनी सीजन में अपने घर के आसपास तालाबों में फ्रॉग के बहुत टर 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 आवाज आती है। तो होता ये है कि जब रेनी सीजन आता है, फेवरेबल कंडीशन एराइज आता है तो मेल और फीमेल फ्रॉग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेल फ्रॉग जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना वॉइस रिलीज करता है, वॉइस बढ़ाता है ताकि जो फीमेल उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं ताकि हार्मोनल से चेंजेस से जो है हार्मोन के सेंट से जो है फीमेल अट्रैक्ट हो। तो अब आप कहोगे कि मैम जब इन दोनों के बीच पॉपुलेशन होना ही नहीं है तो व्हाई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज अकर? क्यों ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है जब पॉपुलेशन? क्योंकि
क्योंकि पॉपुलेशन जब होता है तो मेल जो है वो अपना जो गैमेट है वो फीमेल के बॉडी में एंटर कराते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें इसका कोई नीड नहीं है। तो वाई दे हैव टू कम क्लोजर, क्या जरूरत पड़ती है उन दोनों के एक दूसरे के करीब आने की? तो जरूरत पड़ती है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जब ये दोनों एक दूसरे के गैमेट को रिलीज करते हैं तो वो जो गैमेट्स हैं उनके बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि गैमेट को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि सिंक्रोनी ऑफ द सेक्सेस का मतलब होता है कि सेम टाइम में सिंक्रोनी, दोनों के बीच ऐसा आदान प्रदान, दोनों के बीच ऐसा एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए कि जब फीमेल गैमेट को रिलीज करे एट दैट टाइम मेल भी गैमेट को रिलीज करे, ऐसा होना चाहिए। दैट कंडीशन इज नोन एज सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस। ओके, क्लियर? तो सिंक्रोनी ऑफ द सेक्सेस का मतलब समझ गए कि एट द सेम टाइम बोथ द सेक्सेस कैन रिलीज देयर गैमेट। ओके, तो गैमेट भी जो रिलीज होगा वो लार्ज नंबर में होना चाहिए क्योंकि बर्बाद ना हो, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स ट्रांसफर और रिलीज इन द मीडियम। तो मीडियम क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है, व्हिच इनहांस द चांसेस ऑफ सिनगैमी, जो सिनगैमी के चांस को बढ़ा देता है। क्लियर? अब है कि this happens in the bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced। इसीलिए जितना ज्यादा फ्यूजन होगा उतना ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा होंगे। तो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये होता क्या है? तो इज दैट disadvantages is that the offsprings are extremely vulnerable to predators threatening their survival to adulthood। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उनके अंडों को, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उस पानी में रहने वाले अदर जो बड़ी मछलियां हैं या बड़े एनिमल हैं यानी शिकारी, प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, वो उनको खा जाते हैं। तो वो बच्चे जो है वो बड़े बन भी नहीं पाते, एडल्टहुड की तरफ जा भी नहीं पाते कि उनका शिकार हो जाता है। यही कारण है कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक फिगर जो कि आपके एग्जाम में 12 में पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं कि मार्केंसिया के बारे में आपको एग्जाम में पूछता है कि मार्केंसिया का जो है मेल थैलस को क्या बोलते हैं और फीमेल थैलस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कि एक ही थैलस में जब दोनों सेक्स पाए जाते हैं तो उसको होमोथैली कहते हैं और जब डिफरेंट थैलस में अलग अलग थैलस में अलग अलग सेक्सेस पाए जाएंगे तो उसको हेटेरोथैली कहते हैं। तो जो मार्केंसिया होता है वो डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब बोले थे कि एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। मोनोसियस का मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकेगा। तो मार्केंसिया इज ऑलवेज डायोसियस, दैट इज the sexes are present in the different thalli। तो मार्केंसिया के बारे में आपके 12 में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए उसको जानना जरूरी है। आप अलग से पॉइंट बनाकर इसको लिख लेंगे मार्केंसिया के बारे में, स्टार बनाकर आप मार्केंसिया के बारे में लिखिए। ओके, आप स्टार बनाकर यहाँ लिखेंगे मार्केंसिया। ओके, मार्केंसिया, मार्केंसिया ब्रैकेट में आप लिख लेंगे डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस से क्लियर हो गया। तो इसके फीमेल थैलस को क्या बोलेंगे और इसके मेल थैलस को क्या कहेंगे? तो आप लिख लीजिए स्टार बनाकर, नीचे में आप लिख लीजिए मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया इज नोन एज Antheridiophore। The male thallus of Markensia is known as male thallus।
of Markensia is known as antheridiophore. Antheridiophore. Okay, antheridiophore. Whereas the female thallus of Markensia is known as archegoniophore. Female thallus of Markensia is known as archegoniophore. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और एक और आपको एग्जांपल याद रखना है प्लांट के केस में, जो मोनोसियस में पूछता है चारा। चारा इज मोनोसियस प्लांट इन विच बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए चारा। चारा इज ए मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और इसमें जो है दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। चारा का फिगर आपको एग्जाम में फिगर दे देता है और आपको उसका स्ट्रक्चर पूछता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो चारा का आप लोग यहाँ पर फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिए। चारा का फिगर, चारा का फिगर बहुतों बार 12th के एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज चारा। तो चारा में आपको पूछता है कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है और कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन है। तो दिस इज ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऊगोनियम, ठीक है, ये है ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये है आर्किगोनियम दैट इज एंथ्रेडियम दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो आप लोग दो प्लांट के केस में जान गए। मार्केंसिया विच इज डायोसियस इन नेचर, in which the male thallus and female thallus are different, that is male thallus is known as antheridiophore and female thallus is known as archegoniophore. In chara is monoecious plant, both the sexes are present in the same plant body. The female sex organ is known as oogonium and the male sex organ is known as antheridium. तो नीचे आप लोग फिगर में लिख लीजिए चारा, ठीक है, क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक। मैंने अब अगले क्लास में हम लोग डायरेक्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले दो क्वेश्चन आपको लिखना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें आपको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल एनिमल का देना है एंड विच ऑर्गेनिज्म द क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें भी आपको एनिमल का एग्जाम्पल देना है, यानी कि कौन से एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, कौन से एनिमल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।